भदरवा इलाका है, कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम भी भदरवा है। ठीक है जी। और हिमाचल से लगता है एक तरफ से, दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। हिमाचल बॉर्डरिंग एरिया है और यहाँ की टोपोग्राफी वगैरह, यहाँ का वेदर भी, यहाँ का जो माहौल है वो कश्मीर से मिलता जुलता है और साथ साथ हिमाचल से। और जम्मू में इस तरह के इलाके जो है, भदरवा तरह के इलाके आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं जम्मू सूबे के अंदर। ठीक है। जहाँ इस तरह की वेदर कंडीशंस हों, जो इस तरह का मौसम 30 के ऊपर तो टेम्परेचर समर्स में भी जाता नहीं है, विंटर्स में माइनस भी हमको झेलना पड़ता है। और बहुत खूबसूरत जगह है। अब आप अपनी नज़रों से इसको एक्सप्लोर करेंगे, अपनी आंखों से। वो जगह तो देखिए, बहुत अच्छे लोग भी हैं, जगह भी इतनी खूबसूरत है कि बयान नहीं करी जा सकती। बिल्कुल। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜੋਗੇ? देखिए जी, आम आदमी पार्टी से ताल्लुक़ है। हमारी पार्टी के साथ काफ़ी सालों से हमारा रिश्ता है। तो हमारा ऑलरेडी यहाँ से 30 किलोमीटर दूर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से हमारे एमएलए हैं महराज मलिक साहब। हाँ, मलिक साहब। हाँ, महराज मलिक साहब बड़े नामी गिरामी एमएलए हैं, साथ ही रहे हैं हमारे। जम्मू कश्मीर से वो अकेले ही जम्मू कश्मीर से वो अकेले हैं, बिल्कुल। हाँ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਡੋਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਇੱਥੋਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ। ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ सर। चलें जी, आपका ये बड़ापन है, आपकी मोहब्बत है कि आप कह रहे हैं कि एक्टिव हैं। चलिए, कोशिशें हैं हमारी, बदलाव की कोशिश हैं और इसी बदलाव की कोशिश के साथ, इसी कोशिश के चलते जो है आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े थे। नई सोच थी, नई सोच के साथ जुड़े थे। उसी सोच के चलते एक एमएलए हमने जम्मू कश्मीर से दिया है और आने वाले वक्त में उम्मीद है कि और बढ़ चढ़ के जो है आपको एमएलएज जम्मू कश्मीर से आम आदमी पार्टी की तरफ से देखने को मिलेंगे। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਹੈ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ लड़ रहे हो? देखें, वैसे तो सबसे पहली हम एक वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, जहाँ पर तालीमी निज़ाम बेहतर हो, जहाँ पर जो है सबको बराबरी का हक मिले। जस्टिस पे हम लोग लड़ते रहे हैं। ठीक है। एक बेहतर एजुकेशन का निज़ाम बनाने पे हम लोग लड़ते रहे हैं। हम लोग हर तरह से जो है रोज़गार की एक लड़ाई जो है हमारी, जो हर घर तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, जो सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ें जो है प्रायोरिटी पे। बिजली, पानी जो है बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं, जहाँ पर एक जमहूरी मुल्क में अभी तक सबके पास होनी चाहिए थी। 70 साल की 75 साल पुरानी जमहूरियत है। हाँ, लेकिन आज भी हमें उसके लिए लड़ना पड़ रहा है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और यही लड़ाइयाँ लेके हम चले हैं। और बेसिकली हम चाहते हैं कि तमाम जो अवाम हैं, लोग हैं, या जो भी इस मुल्क के नागरिक हैं, उनके वेलफेयर के लिए, हर तरह से उनके वेलफेयर के लिए काम किया जाए। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਥਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वक्त लगता है हर चीज़ को बेहतर होने में, कोशिशें हैं। और सबसे पहले मैंने आपको कहा ना कि जहाँ पर इक्वलिटी नहीं है, जस्टिस नहीं है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन नहीं है, बाकी सब चीज़ें जो है 70 साल में जिस तरह से ये लूट खसूट होती आई है ना, तो कोशिशें पार्टी की उस तरह से हो रही हैं कि उसको बेहतर किया जाए, वो करप्शन ख़त्म किया जाए, रोज़गार के मौके पैदा किए जाएं। उसको सही करने में शायद थोड़ी बहुत आप या आम जनता को ऐसा महसूस हो रहा होगा कि नहीं यार, कोताही हो रही है, पर ऐसा नहीं है। कोशिशें भरपूर हैं। आप देखेंगे कुछ वक्त में इसके नतीजे भी सामने आएंगे। मुझे लगता है कि इलेक्शन से पहले आप देखेंगे सरकार है मान लो दोबारा रिपीट नहीं कर सकी, उनका की कारण है? देखिए, दिल्ली का जहाँ तक मामला है तो आप जानते हैं कि पोलराइजेशन ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो दबोच रखा है पूरे मुल्क को, हर तरह से पोलराइज किया है। रिलीजियस पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा होती है। वो रिहोट्रिक्स, वो जुमले जो मजहबी नफरत पैदा करते हैं, उनकी बहुत इन्फ्लुएंस है सोसाइटी के ऊपर। एक तो वो चीज़ थी, और दूसरी कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस ने अभी एक रोल प्ले किया है एक तरह से, कई सीटों पर उसका इन्फ्लुएंस रहा। हालांकि वो जानते थे, और अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि कांग्रेस में बैठी जो है दिल्ली में बैठी जो कांग्रेस है, वो बहुत खुले तौर पर इस चीज़ का जश्न मना रही थी कि बीजेपी से जो है वो जीत गई। मकसद वही था कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी को हराना है। यहाँ इस वक्त निज़ाम कुछ ऐसा चल रहा है कि आप सच बोलने वाला, जस्टिस के लिए बात करने वाला, एजुकेशन के लिए बात करने वाला, उसको ये लोग धकेलेंगे, क्योंकि वो जो है इनके जेबों को जो है वो खाली करता है। तो इसीलिए वहाँ पर वो कोशिशें हुई, 2 टर्म्स हमने दी हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि ये रियलाइज़ हो जाएगा बहुत जल्द लोगों को, दिल्ली के लोगों को बहुत जल्द, क्योंकि वो टर्म अब उन पे आ गई है। जो पूरे मुल्क के ऊपर आपदा आई है ना, वो आपदा अब दिल्ली वालों के ऊपर ख़ास तौर पर आई है।
लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो जो मान लो धर्म के नाम पर हमें लड़ाया जा रहा है? वो कहते हैं ना भी मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो फिर क्यों दूसरा लोगों को बांटा जा रहा है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बांटा क्यों जा रहा है, इसका तो जवाब सीधा सीधा है कि वो कुर्सी की, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने आप को ऊपर बिठाने के लिए, अपने आराम के लिए, अपने ऐशो इशरत के लिए, चोरी करने के लिए, लूट करने के लिए लोगों को लड़ाया जा रहा है। एक बहुत छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, अगर किसी घर को तोड़ना हो, अगर किसी घर को कमजोर करना हो, तो उनके भाइयों के बीच में झगड़ा पैदा कर लो। सिंपल सी बात है, होता है ना, मतलब जब किसी भी घर को तोड़ना है तो आपको मालूम है कि यार तोड़ने का तरीका एक ही है कि इनके भाइयों के बीच में झगड़ा पैदा करो। तो भाइयों के बीच में झगड़ा पैदा हो जाता है, फिर वो झगड़े उम्र भर चलते रहते हैं, उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता है, घर भी बर्बाद हो जाता है, जमीनें भी बिक जाती हैं, लोग बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं, किसी भी तरह से कोई चीज़ सही रहती नहीं। लेकिन जो लड़वाने वाला होता है वो फायदा लेकर चले जाता है, वो कहीं ना कहीं से बहला फुसला के उसका हिस्सा भी खा जाता है, उसका हिस्सा भी खा जाता है, और ये वही लुटेरे हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो सिर्फ ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो वही मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ अपनी ताकत के लिए इन कुर्सी पर बैठे हैं, और जो लोग इनके बहकावे में आते हैं उनको ये समझना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि अगर एक हिंदू है तो उसको देखना चाहिए कि अपने साथ खड़ा हुआ मुसलमान उसके साथ किस तरह का सलूक करता है। उसको खुद समझ में आ जाएगा कि ये जो नेता है ये झूठ बोल रहा है। मेरे साथ बैठा हुआ मुसलमान कभी भी मेरे खिलाफ कोई साजिश नहीं करता, हाँ जी, और ना ही किसी मुसलमान के साथ बैठा कोई हिंदू जो है जो उसका चाय पीता है ना वो साजिश करता है। उसकी समझ में आएगा, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो बजाय अपने साथ वाले बैठे हिंदू या मुसलमान को देखने के उस नेता की कहीं भी बात पे क्यों विश्वास कर रहा है। ये कहीं ना कहीं हमको सुधारना पड़ेगा, और अगर ये सुधरेगा तो फिर आने वाला कल भी सुधरेगा। ਸੁਧਰ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਓ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰਡਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, पक्का जी, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। बहुत शुक्रिया। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। बहुत शुक्रिया। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੋਠੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਘਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆ ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਈਏ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਠਹਿਰੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਹੋਟਲ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੂੜੀਆਂ ਛੋਲਿਆਂ ਜਿਹੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਢਾਬਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵੈਂਚਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। नहर में घर वहीं क्या कर ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਫ਼ਰਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਫੇਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗੁੱਜਰ ਆ ਜਿਹੜੇ 200-300 ਮੱਝ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਜੀ ਪੈਸੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਖਰਚ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜੰਮੂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਵਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਤਰ ਕੇ ਗੱਡੀ ਲੰਘਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਫ਼ਰਾਂ ਤੇ, ਔਖੇ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪੂਛ ਰਹਿ ਗਈ ਆਪਦੀ ਸਾਈਡ। ਹਾਂ, 5 ਜਣੇ ਡਿਸਕਵਰੀ ਵਾਲੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਥੇ ਕੋਠਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚੇ ਵੜ ਗਏ। ਕੋਠਾ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਬਣਾਈ? ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੀ ਛੱਡੀ, ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਈ ਫੜ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਦਮ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਬੜੀ ਖੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜੇ। ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਮਿਲੀ, ਉੱਥੇ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ
ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕੋਈ ਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰੋਡ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ, ਆ ਗਈ ਉਵੇਂ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕੀ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਵੀਰ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਬਸ, ਤੇ ਦਰਪਣ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਵਧੀਆ ਹਸਮੁਖ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਰਸਤਾ ਦਾ ਰਾਤ ਬਜਰਾ ਪਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਾਸੇ ਪਾਏ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਫ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਦੋਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ। ਰੋਡ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਰਕਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਧੱਕੇ। ਸਾਲੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਰੋਡ ਉਹ ਹੈ ਖਰਾਬ ਆ ਭਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਣ ਜੂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਸ਼ਾਨ पीछे गाड़ी के पीछे आगे नहीं जाना, पीछे आ गया थे एमएलए साहब देखो रैश थे। ਮੇਰਾ ਬੱਸ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੂਗਾ। ਬਸ ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਕਰੋੜ ਕੁ ਰੁਪਈਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲਾਉਣਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ, कल बनाऊंगा। ਯਾਰ ਆਹ ਪੇੜ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਰੋਟ ਆ ਕੇ ਬਦਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ, ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ।